काइनेमैटिक्स या किनेमैटिक्स, जिसका लफ्ज़ी तर्जुमा होता है मोशन, उसके पैरामीटर्स के हवाले से हम लोग बात कर रहे हैं। थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल करते हैं। हमने डिस्प्लेसमेंट को समझा था और ये कहा था कि अगर कोई चीज़ अपने सराउंडिंग के लिहाज से, अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी पोजीशन तब्दील कर रही हो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और मैंने आपको याद होगा मिसाल दी थी रूम से बाहर जाने की। फिर हमने कहा था कि अगर हम किसी भी बॉडी या किसी भी शख्स के डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ रिलेट कर दें, टाइम के साथ एसोसिएट कर दें, तो फिर वो क्या बन जाती है, रफ्तार। तो उसको हमने कह दिया था वेलोसिटी, और वेलोसिटी की फिर मुख्तलिफ टाइप्स हमने डिस्कस की। यानी डिस्प्लेसमेंट के बाद हमने जब उसको टाइम के साथ रिलेट किया तो एक नया कॉन्सेप्ट वजूद में आ गया और वो क्या बन गया, वेलोसिटी। सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम वेलोसिटी को भी टाइम के साथ एसोसिएट कर दें तो फिर क्या कॉन्सेप्ट बनेगा, तो उसी हवाले से हम इस लेक्चर में बात करेंगे। फ़र्ज़ कीजिए कि एक शख्स है जो मोटर बाइक स्टार्ट करके और उस पर बैठ के कहीं जाना चाह रहा है। तो मोटर बाइक स्टार्ट करने के लिए वो क्या करेगा, आप जानते हैं कि वो चाबी लगाएगा, फिर किक करेगा और फिर हाथ से घुमाएगा, रेस, जिसको हम आम जिंदगी में बोलते हैं रेस देगा। तो मोटर बाइक पहले रुकी हुई थी। अगर मोटर बाइक रुकी हुई थी इट मीन्स वो कौन सी वाली हालत में थी, रेस्ट में थी। और अगर मोटर बाइक रेस्ट में थी तो डेफिनेटली उसकी वेलोसिटी होगी ही नहीं, क्योंकि हरकत नहीं हो रही। तो आप कहेंगे कि सर उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है। जब मोटर बाइक पर बैठकर उस शख्स ने रेस दिया तो मोटर बाइक ने मूव करना शुरू किया। जब मोटर बाइक ने मूव करना शुरू किया तो डेफिनेटली मोटर बाइक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करेगी, और अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन मूव करेगी तो डेफिनेटली उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी भी होगी। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि उस शख्स ने अपनी मोटर बाइक की वेलोसिटी को तब्दील कर दिया। किस तरह तब्दील किया, रेस देकर, घुमाकर। उसको हम आम जिंदगी में रेस कहते हैं, लेकिन उसके लिए एक टेक्निकल टर्म इस्तेमाल की जाती है, उसको कहा जाता है एक्सीलरेटर। मोटर बाइक वाले ने एक्सीलरेटर घुमाया, एक्सीलरेटर, तो वेलोसिटी तब्दील हुई। बाइक एक जगह पर पहले रुकी हुई थी, वहां से किसी नई पोजीशन पर गई, तो जिस जगह पर मौजूद थी वहां से जब वो नई पोजीशन पर गई तो डेफिनेटली वेलोसिटी तब्दील हुई और किसी मखसूस टाइम के लिहाज से तब्दील हुई, क्योंकि बाइक पहले किसी एक मुकाम पर थी और थोड़ी देर के बाद, जब हम कहते हैं थोड़ी देर के बाद, इट मीन्स हम टाइम की बात कर रहे हैं कि कुछ टाइम के बाद वो किसी नई पोजीशन पर आ गई। तो बाइक की वेलोसिटी में तब्दीली आई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहेंगे, एक्सीलरेशन। तो काइनेमैटिक्स या किनेमैटिक्स का एक और पैरामीटर है ये वेलोसिटी के बाद, जिसको हम कहते हैं एक्सीलरेशन, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मोटर बाइक की जो मैंने आपको मिसाल दी, मोटर बाइक से हटकर अगर हम बात करें तो फर्ज करें एक कार या एक बस चलाने वाला जो शख्स होता है वो भी कुछ इसी तरह से काम कर रहा होता है। अगर वो अपनी कार या बस को हरकत में लाना चाहता है तो उसने सबसे पहले की लगाई, इग्निशन दिया, और फिर जो काम मोटर बाइक वाला रेस देकर करता है हाथ से, वही काम कार वाला या बस वाला पाँव से कर रहा होता है। पाँव से एक चीज़ को प्रेस करता है। जिस चीज़ को प्रेस करता है रेस बढ़ाने के लिए या रेस को कम करने के लिए, उसको क्या कहा जाता है, एक्सीलरेटर, यानी एक्सीलरेट करने वाला। क्या करने वाला, वेलोसिटी को तब्दील करने वाला। एक्सीलरेट का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाएगा, एक्सीलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस एक्सीलरेशन। अगेन आप जरा इस छोटी सी जो डेफिनेशन जिसको मैंने लिखा है इस पर गौर करें तो यहाँ पर आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है रेट। और मैं थोड़ी देर पहले प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि जब कहीं भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का रेट लिया जाता है तो 99% केसेस में ऐसा ही होता है। ये आपको याद रखना है कि उस फिजिकल क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड कर दिया जाए। तो हम यहाँ पर रेट किस चीज़ का ले रहे हैं, वेलोसिटी के चेंज का। तो एक फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, वेलोसिटी, उसका हम ले रहे हैं रेट। तो यही रेट बेसिकली क्या बनेगा, एक्सीलरेशन। जाहिर किससे कर सकते हैं हम इसको, ए से जाहिर कर सकते हैं। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, एक्सीलरेशन बाय डेफिनेशन क्या हो गया,
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। चूंकि रेट की बात हुई और किस चीज़ के रेट की बात हुई, वेलोसिटी के, तो मैंने वेलोसिटी को किससे डिवाइड किया, टाइम से। ये बात आपको याद रखनी है। एक्सीलरेशन को हम जाहिर किससे करते हैं, स्मॉल ए से। चैप्टर नंबर 1 जहां पर हम डायमेंशनली एनालाइज कर रहे थे वहां पर हम ये बात अच्छी तरह समझ चुके हैं कि एक्सीलरेशन को हम स्मॉल ए से जाहिर करते हैं। वेलोसिटी को हम किससे जाहिर करते हैं, हम पढ़ चुके हैं। वेलोसिटी के लिए हम लिखेंगे v और टाइम के लिए हम क्या लिखेंगे, t। चूंकि एक्सीलरेशन डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पर और वेलोसिटी डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट पर, तो वेलोसिटी जैसा कि डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रही थी तो इस लिहाज से उसको हमने क्या कहा था, वेक्टर। और एक्सीलरेशन वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है और ये वेक्टर है, तो डेफिनेटली हम क्या कहेंगे कि एक्सीलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। वही मिसाल जो मैंने शुरू में दी कि मोटर बाइक जब रेस्ट में थी और बाइक वाले ने मोटर बाइक को स्टार्ट किया तो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में वो मूव करते हुए क्या, इट मीन्स जो चेंज आया मोटर बाइक की वेलोसिटी में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी जो एक्सीलरेशन बना उस मोटर बाइक का वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ गया। इस लिहाज से इसको हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से इसके ऊपर क्या आ गया, तीर का निशान आ गया। यूनिट क्या होगा सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक, तो वह हम बना लेते हैं, अगरचे हम जानते हैं, आपको याद भी होगा लेकिन यहाँ पर हम बना लेते हैं। वेलोसिटी का यूनिट हमने समझा मीटर पर सेकेंड और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। डबल डिनोमिनेटर चैप्टर नंबर 1 डायमेंशन में हम तफसील से बात कर चुके हैं कि ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। तो एक्सीलरेशन का सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक यूनिट क्या बन गया, मीटर पर सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई किया, सेकंड स्क्वायर। तो आप यूं भी लिख सकते हैं या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। जब रेशियो को ख़त्म किया, दोनों को मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिखा तो सेकंड की जो पावर है वो इनवर्स हो गई, तो मीटर इनवर्स सेकंड स्क्वायर या फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ एक्सीलरेशन। जिस तरह वेलोसिटी की डिफरेंट टाइप्स होती हैं उसी तरह एक्सीलरेशन की भी डिफरेंट टाइप्स हैं जो हम मुख्तलिफ न्यूमेरिकल से मुख्तलिफ टॉपिक में डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन यहाँ तक अगर हम अपनी लेक्चर को काइनेमेटिक्स के लिहाज से समराइज करना चाहें तो अब तक हम लोग जिन जिन पैरामीटर्स की बात कर चुके हैं उनमें से नंबर 1 क्या है, डिस्प्लेसमेंट, जिसको हमने सिंबलाइज किया एस से। दूसरी चीज़ क्या थी, वेलोसिटी, जिसको हमने सिंबलाइज किया v से। तीसरी चीज़ क्या है, एक्सीलरेशन, जिसको हमने सिंबलाइज किया a से। और जब कोई चीज़ मूव कर रही होती है तो मैंने आपको बताया था कि उसके साथ कोई ना कोई टाइम एसोसिएटेड होता है, तो हम कह सकते हैं कि चौथी चीज़ जो हो सकती है काइनेमेटिक्स के अंदर इन चीज़ों से रेलिवेंट, वो क्या है, टाइम। अगर हम इन चारों फिजिकल क्वांटिटीज़ को किसी मैथमेटिकल फॉर्मूले की सूरत में लिखना चाहें ताकि हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें तो डेफिनेटली हमारे पास कुछ ऐसे फॉर्मूले बनते हैं जिनको हम अपनी आसानी के लिए क्या कह देते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो आप पढ़ चुके हैं कि इन तमाम पैरामीटर से रेलिवेंट 3 तरह की इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं और पहली इक्वेशन ऑफ मोशन जो आप पढ़कर आए छोटी क्लास से वो क्या है, वी एफ बराबर है वी आई प्लस ए टी। वी एफ का मतलब फाइनल वेलोसिटी, वी आई का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, ए मीन्स एक्सीलरेशन और टी मीन्स टाइम। तो यहाँ पर आप देखिए इन चारों में से ये 3 पैरामीटर्स आ गए जो किसी भी जिस्म की हरकत को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो अगर आप किसी भी बॉडी की हरकत को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना चाहें या किसी भी जिस्म की हरकत को मैथमेटिकली डिस्क्राइब करना चाहें तो लाजमी तौर पर आपको फार्मूलों की ज़रूरत पड़ती है। वो फार्मूले काइनेमेटिक्स के लिहाज से क्या कहलाते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने वहाँ पर लिख दिया। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को रिकॉल कीजिए। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम चैप्टर नंबर 1 में भी डायमेंशनल एनालिसिस जब कर रहे थे तो इन इक्वेशन को यूज़ कर चुके हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एस इक्वल्स वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो जरा गौर कीजिए इस इक्वेशन के अंदर ये चारों ही पैरामीटर आपको नजर आ रहे हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी नजर आ रहा है, वेलोसिटी भी नजर आ रही है, एक्सीलरेशन भी नजर आ रहा है और टाइम भी नजर आ रहा है। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी किसी जिस्म की हरकत को एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, टाइम, डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से मैथमेटिकली डिस्क्राइब कर रही है।
और अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोग जानते हैं 2as इक्वल्स वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पर गौर करें तो यहां पर भी आपको एक्सिलरेशन नजर आ रहा है, जो बेसिक पैरामीटर है काइनेमेटिक्स यानी मोशन का। डिस्प्लेसमेंट आपको नजर आ रहा है, वेलोसिटी नजर आ रहा है। यहां हम टाइम की बात नहीं कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ कंडीशन में जब आप किसी भी जिस्म की हरकत को मैथमेटिकली डिस्क्राइब करते हैं तो जो फॉर्मूले यूज करते हैं उनको आप कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो बिल्कुल वही हैं जो आप छोटी क्लास में डिराइव भी करके आए हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे किसी जिस्म की हरकत को डिस्क्राइब करने के लिए तो हम इन्हीं इक्वेशंस का इस्तेमाल करेंगे। इक्वेशन किस कंडीशन में किस तरह से इस्तेमाल की जाती है, जो चीज़ गिवन हो उसको किस तरह से अप्लाई करेंगे, जो चीज़ रिक्वायर्ड है उसको किस तरह से मालूम करेंगे, ये चीज़ हम इंशाअल्लाह मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त समझते रहेंगे। तो उम्मीद है कि काइनेमेटिक्स से रेलिवेंट जो बेसिक पैरामीटर्स है वो आपके जहन में क्लियर हो चुके होंगे। अच्छी तरीके से स्टडी करते रहिए, क्वेश्चन जो भी जहन में आए उसको नोट करते रहिए और पूछते रहिए, ताकि आगे के टॉपिक स्टडी करने से पहले पुराने टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहें। थैंक यू।